हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 17 मार्च को केमिस्ट्री का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी की इस क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। अभी की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 17 मार्च वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक परीक्षा 2025 ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। और इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। विषय कोड केमिस्ट्री का 118 रहेगा और केमिस्ट्री का एग्जाम पूरे 70 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है एग्जाम में। यानी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनमें से 10 का आंसर देना है। यानी 20 अंक यहाँ से मिलने वाला है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना है 20 क्वेश्चन में से। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मोल को परिभाषित करें। मोल को परिभाषित करें तो इसका उत्तर लिखा गया है। एक मोल होता है जैसे 1 दर्जन, जिसमें दोनों ही विशुद्ध संख्याएं हैं, जिनमें कोई भी इकाई नहीं है। यह किसी भी प्रकार के मूलभूत पदार्थ की व्याख्या कर सकता है। पदार्थ जो परमाणु से बना हो। मोल का प्रयोग केवल आणविक, परमाणविक और अंतर आणविक कणों के मापन तक ही सीमित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि गैसीय आयतन का नियम क्या है। गैसीय आयतन का नियम क्या है तो इसका उत्तर लिखा गया है कि नियम कहता है कि जब भी गैसें एक साथ क्रिया करती हैं तो वे वैसे आयतन के संयोजन में करती हैं जिसमें वे एक दूसरे के लिए एक सरल पूर्ण संख्या अनुपात और उत्पादों के साथ भी होते हैं यदि वे गैसीय रूप में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि आक्सीकारक और अपचायक एजेंटों के दो उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि वे पदार्थ है जिनका आक्सीकरण होता है तथा वे इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूसरे पदार्थ को अपचयित करते हैं, उन्हें अपचायक कहते हैं। और वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दूसरे पदार्थ को आक्सीकृत करते हैं, उन्हें आक्सीकारक कहा जाता है। अतः अपचायक इलेक्ट्रॉन दाता तथा आक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। तो इसका आंसर लिखा गया है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुण धर्म के बराबर हैं। साल 1864 में वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने जब रासायनिक तत्वों को बढ़ते क्रम में उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया, तब उन्हें समझ आया कि हर 8वां तत्व पहले तत्व के अनुसार ही गुण रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉनों के निर्जन जोड़ी से आप क्या समझते हैं तो इसका आंसर लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा जो सहसंयोजन बंधन के बनने में भाग नहीं लेता है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहलाता है। उदाहरण के लिए जल यानी H2O के बनने में ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं जिनका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि किसी द्रव के वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखा गया है किसी द्रव का वाष्प दाब द्रव की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। कोई अवाष्पशील द्रव या ठोस द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो द्रव विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि विलयन में द्रव की सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या शुद्ध विलायक की तुलना में
कम हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं घनत्व में क्या संबंध है। स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं घनत्व में क्या संबंध है, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि स्थिर ताप पर गैस का दाब और घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब है कि यदि गैस का दाब बढ़ता है तो गैस का आयतन कम होगा और यदि गैस का दाब कम होता है तो गैस का घनत्व बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि अम्ल एवं क्षारक संबंधित लुईस के सिद्धांत को लिखे। अम्ल एवं क्षारक संबंधित लुईस के सिद्धांत को लिखे। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि यह सिद्धांत बताता है कि अम्ल यह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार कर सकता है और क्षारक वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं। जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखा गया है कि जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की मात्रा को दर्शाता है। मात्रा यहाँ पर होगा, मात्रा नहीं, मात्रा को दर्शाता है। जल में इन आयनों की अधिक मात्रा जम यहाँ पर भी जल होगा, जल को कठोर बनाती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जल, यहाँ पर लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप लोग मात्रा लिख दीजिएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि अपचयन को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि अपचयन का मतलब एक ऐसी अभिक्रिया होता है जिसमें हाइड्रोजन या किसी अन्य विद्युत धनात्मक तत्व का संयोग हो या फिर ऑक्सीजन अथवा विद्युत ऋणात्मक तत्व का वियोग हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ तक। तो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 10 का आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न तक, तो 10 तक हम बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर और 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है एग्जाम में। 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, 3 का आंसर देना है और 20 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा जिनमें से 10 का आंसर देना है। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अफबाऊ का सिद्धांत क्या है, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि अफबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है एक एक कर जोड़ना। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षा तथा उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा क्रम में एक एक कर होता है। तो यहाँ तक आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, किसी विलयन की मोलरता और मोललता के बीच क्या अंतर है। ये क्वेश्चन तो क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मोलरता और मोललता के बीच अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि मोलरता विलयन के 1 लीटर में विलीन विलाय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। और मोललता, यहाँ पर ये मोलरता हो गया, मोललता क्या है, तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलाय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि प्रेरणिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण दे। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि एक ऐसा प्रभाव है जो किसी परमाणु या अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के वितरण को विकृत कर देता है। यह विकृति इलेक्ट्रॉनों के घनत्व में परिवर्तन लाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुवीयता उत्पन्न होती है। प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव पहला होता है, कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षक परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्ष परमाणु से जुड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व इलेक्ट्रॉन आकर्षण परमाणु और बीच जला है, ऋणात्मक प्रेरणिक हो गया प्रभाव। जब कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिक्रिया परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षण परमाणु से जुड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी परमाणु से दूर खींच जाता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद इसका उदाहरण भी यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। उदाहरण में यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अफबाऊ का सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन तो हम शायद बताए ही हैं।
तो इतना ही क्वेश्चन है। देखिए 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, हम 3 प्रश्न का उत्तर दे दिए हैं, यानी 3 प्रश्न हम बता दिए। ये क्वेश्चन शायद हम लोग इसी क्लास में देखें, अफवाह का सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। तो 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने पहला पेज आएगा इस तरह से। इस पर आपको क्लिक करना है, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाएगा। इस तरह से आपको एक बार रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट में भी जाकर देख सकते हो, या फिर यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। 17 मार्च 11th केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसको भी एक बार रिफ्रेश कीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आइएगा और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट केमिस्ट्री का ये पेज खुला है। एग्जाम डेट 17 मार्च को होने वाला है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे डाउनलोड का लिंक मिलेगा, यहाँ से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। और फिजिक्स का भी डाउनलोड करना चाहते हो तो फिजिक्स का भी यहाँ पर दिया गया है, देख तो ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, इसमें ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, यानी सभी सब्जेक्ट का यहीं पर मिलेगा क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।